बैठना नहीं। अच्छा इनका थोड़ा सा उधर थोड़ा सा थोड़ा सा आवाज को बढ़ा दीजिएगा। माइक के पीछे वालों को नहीं उसमें आवाज सही नहीं आ रही माइक में वाले में आ जाएगी इंशाल्लाह माइक प्लीज थोड़ा सी आवाज बढ़ा दीजिए। ज्यादा तो नहीं बढ़ा, साउंड बढ़ा देता हूँ मैं आया तो था ये सब्जेक्ट सुन के थोड़ी टेक्निकल प्रेजेंटेशन देने के लिए, ताकि कानूनी बात बताऊं, क्योंकि ये सब दानिशमंद लोगों की और समझदार और सोशल वर्कर जो हैं उनकी मीटिंग है। लेकिन अजहर शरीफा साहब ने सारा मेरा प्लान बिगाड़ दिया। हाँ अभी बता रहा हूँ। और जिस बात जो मेरी तुक्की रख है, जिस बात की कोशिश मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, जो बुनियाद है हमारी सब मुसीबतों की, उन्होंने वो बता दी। तो अब मुझे आप ही लोग बताएं, पहले बुनियाद के ऊपर बात करूं जो उन्होंने बताई है, या ये टेक्निकल बात बताऊं? बुनियाद तो खराब है। ये सब कुछ नहीं काम आएगा, ये सब बकवास है। मैं यही कह रहा हूँ, ये फेंक देने के लायक है। बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद वो है जो इन्होंने बताई। अगर ये मसला सही हो गया तो किताब पढ़ने वाले हमारे जैसे चश्मा लगा के भी और बगैर चश्मा लगाने वाले, और हमारी बहन अभी जो कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष है उन्होंने भी बात की, दर्जनों के भाव मिल जाएंगे, कमी नहीं है। खैर फिर भी क्योंकि बुनियाद ही पहले बताने के लिए आपने बोल दिया, मैं बुनियाद नहीं, ये टेक्निकल बकवास बताने के लिए मैंने आपको बोल दिया। और बकवास इसे मैं क्यों कह रहा हूँ, और मैं इसमें भी बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो माहौल बन जाता है, बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट में, बड़े से बड़े वकील जो बहस कर रहे हैं, उनको देखकर सुनकर आप सब लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं। सब बेकार की बातें कर रहे हैं, कुछ भी बुनियादी बात नहीं कर रहे, ठीक से बहस नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये बताना चाहता हूँ और मैं अभी आपको साबित करूंगा अपने कुछ 2-4-5 मिनट में ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो सब बातें वो बोल रहे हैं वो गैर कानूनी बातें बोल रहे हैं। हमारे बड़े बड़े वकील, हमारे मतलब जो हमारी तरफ से बहस करने वाले, और मैंने ये बातें बार बार पॉइंट आउट की हैं अपने वीडियो के जरिए। तो घूम फिर के हमें बुनियाद पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली 3-4 चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। सिटीजनशिप कोई नहीं छीन सकता किसी से। सिटीजनशिप हमें साबित करने की जरूरत ही नहीं है, सिटीजनशिप हमारे सबके पास है। ये किसी ने बोली आपको बात? ये बुनियादी बात इसी किताब में लिखी हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर किसी वोटर का नाम काटना है, डिस्क्वालीफाई किसी को करना है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। किसी को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो 3 शर्तें जो हमारी बहन ने बताई थी। पहली, वो भारत का सिटीजन नहीं होना चाहिए। ये कौन ढूंढ के बताएगा? होम मिनिस्ट्री, सरकार का कोई इदारा। ये मैं नहीं, मुझसे आके कोई ये नहीं कह सकता कि आप सिटीजन हो या नहीं हो, ये साबित करो। ये गैर कानूनी है, अपराध है। लेकिन हमारे सबके जहन में जितने हमारे दानिशमंद लोगों ने यहाँ बात की, वो सब आपको ये बता रहे हैं कि हमें अपने आप को सिटीजन साबित करना है। ये क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बड़े लोग हमारी जहनसाजी ऐसी कर रहे हैं। सिटीजनशिप अगर किसी की है, उसका वोट कट ही नहीं सकता। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मुझे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बीएलओज हैं, ईआरओज हैं, एआरओज हैं, उनको जेल जाने की जरूरत है अगर किसी का नाम, सही आदमी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा। पहली बात यह है, किसी सिटीजन का वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा तो बीएलओ और हमारे ईआरओज को, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स जो हैं, जो एसडीएम लेवल के होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एआरओज हर जो तहसील में एक इंचार्ज होता है, उनको जेल भेजने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बुनियादी ड्यूटी जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, हम सबके
तरफ से जो उनको हम अपना पेट काट के जो तनख्वाह देते हैं, जो हमारे नौकर हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और सजा हमें देंगे। ये है समझने की बात। अब जो वोटर लिस्ट में जो एक्सरसाइज होती है ना, ये SIR नाम का लफ्ज, मतलब नाम की चिड़िया इस किताब में है ही नहीं। जो 2002 में हुई या 1950 के बाद जो 8 या 9 आप बता रहे हैं, वो स्पेशल रिवीजन हुई है। ये इंटेंसिव रिवीजन का तो नाम ही नहीं है इसमें। और स्पेशल रिवीजन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होती है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक हिस्से के लिए होती है। और कब होती है? जब इलेक्शन कमीशन कोई खास वजह बताएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये परेशानी है। इंटेंसिव वाले लफ्ज नहीं, सिर्फ स्पेशल रिवीजन। तो बुनियादी बात, हमारे एक भाई ने बुनियादी बात थोड़ी सी बताई है। बुनियादी बात यह है कि जो संवैधानिक पदों पे लोग आज बैठ गए हैं ईवीएम के जरिए, बुनियादी बात यह है वो हमारे वोटों से नहीं बैठे। जो वोटों में गिनती की चोरी करके बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं, वो बेईमान हैं, क्रिमिनल्स हैं। ये बुनियादी बात है। और ये जो आपने अभी हमें ईडीएम साहब का लफ्ज हर एक ने बोला, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन उसके आगे मेरी गुजारिश भी सुननी चाहिए। साथ के साथ उससे पहले लगाना चाहिए एक लफ्ज, हमारे नौकर। एडीएम साहब, हमारे नौकर बहुत जरूरी है। सबसे पहला लफ्ज हम भूल जाते हैं, साहब साहब करके उनका दिमाग ही खराब कर दिया। SHO साहब, कांस्टेबल साहब, फलाना साहब, अब वो साहब ही समझ रहे हैं अपने आप को, है नहीं। पहली चीज जरूरी है, अगर आपको किसी को भी साहब बोलना है, हमारा नौकर पहले लगाना सीखिए। ये मेरी गुजारिश आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं कर रहा हूं। हमारे नौकर, हमारे नौकर, हमारे नौकर 3 बार, और उसके बाद एडीएम साहब। और हमारे नौकर को जब ये नहीं पता था, जो एडीएम साहब हैं, जब उसे यही नहीं पता था, सॉरी उसे निकल गया, जब उन्हें ये पता ही नहीं था और वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो इस लायक नहीं है कि वो हमारे नौकर बने। साहब बन सकते हैं वो, हमारे नौकर पब्लिक के सर्वेंट नहीं बन सकते। उनको वहीं आपको टेक टू टास्क करना था कि आपको इतनी भी अकल नहीं है। हमारे नौकर एडीएम साहब, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हम आपके पास आए, हम आपके मालिक हैं, हम अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के आप जैसे नौकर के पास आए हैं। आप इतने बड़े नौकर भी नहीं हो, प्रधानमंत्री, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे नौकर हैं। हम आप जैसे नौकर के पास भी चल के आए, क्योंकि हमारा ही सिस्टम है, आप हमारे ही नौकर हो। और आप कैसे नालायक नौकर हो, आपको ये पता ही नहीं। आप ये कह रहे हो अगली बार मैं आऊंगा और हम दोबारा आएंगे आपके पास। शर्म नहीं आती आपको? अगर आप इतनी बातें करना शुरू कर देंगे तो मसले का हल होगा, लेकिन उससे पहले इस जहन में डालें, वो है जो बुनियाद है। साहब ही साहब हो गए, एक MLA साहब हो गए, कॉर्पोरेटर साहब हो गए, दूसरे ये भी रहेंगे कुछ दिन के लिए, मगर वो साहब नहीं है, हमारे नौकर है, नौकर हैं। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय हमारे नौकर हैं। ये हमें जहन में घुसाना बहुत जरूरी है। अब मैं आगे बताता हूं, जो ये वोटर लिस्ट का जो चक्कर चल रहा है, इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है। जो ये वोटर लिस्ट में से किसी का नाम काटा जाता है या दूसरी जगह डाला जाता है, तो ये नहीं होता कि उसका पूरे भारत में से सब जगह से नाम कट जाएगा। वोटर लिस्ट में और सेंसस में और एक सिटीजनशिप रजिस्टर भी होता है। इन सब में हर एक भारतीय का नाम होना मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इन साहब की जिम्मेदारी है, जो हमारे नौकर हैं। इनकी इन्हें तनख्वाह मिलती है, इनकी ड्यूटी है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको सजा का प्रावधान है इसी कानून। तो पहले तो अपनी ये जहन साजी कर ली। ममता बनर्जी साहिबा से मुझे बहुत उम्मीद थी। 90 लाख वहां गए तो हालात ऐसे हैं
कि जिसकी वजह से हमें डरना और घबराना चाहिए। ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हमें डरना और घबराना नहीं चाहिए, लेकिन इन्ना माल उसरी उसका, हर मुसीबत में यही है ना फाइन नमाल उसरी उसका, हर मुश्किल के साथ आसानी। आसानी है तो ये मुश्किल है तो इसके साथ आसानी है, लेकिन उसके लिए कवाइश करनी पड़ेगी। तो मुश्किल को वेलकम करना चाहिए सब्र के साथ, ये हमारा ईमान है। तो ये बुनियादी बात है। अब जो ये वोटर लिस्ट में जो एक्सरसाइज चल रही है, 2002 वाली बात भी मैं बताऊंगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि आप, हमसे गलती हो गई, पहले तो एडीएम साहब और बाकी सारे साहबों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए हमसे बड़ी गलती हो गई, माफी दे दो, कान पकड़ते हैं, आगे से नहीं करेंगे, कि कुछ गड़बड़ हो गई है, उसमें हम आपकी मदद चाहते हैं, लेकिन हम आपको हर एक वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं, आप कह रहे थे ना हमारी बहनें सफेदी के टाइम पे रख के भूल गई, कोई जरूरत नहीं है उनको रखने की। हम लोग पैसे देते हैं, इनको पाल पाल के खिला पिला के मोटा मोटा ताजा ताजा कर रहे हैं। साहब बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, मुझसे भी अच्छे, मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ, उनके पास कहाँ से आ रहे हैं? मुझसे अच्छे डिजाइनर कपड़े कैसे पहन सकता है कोई? ये नौकर पहन रहे हैं, वो हलाल के नहीं है, हराम के ये पैसे। तो ये बातें हमें अपने ज़हन नशीन करनी पड़ेंगी। ये काम डॉक्यूमेंट्स रखने का, हर एक डॉक्यूमेंट सजा के बचा के, और आजकल तो डिजिटाइज हो गया है, रखने की जिम्मेदारी इन्हीं नौकरों की है। तो पहले तो माफी मांगनी चाहिए हमारे परम आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी को कि मैं तो बिल्कुल ना कर रहा हूं, जब भी तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा हूं। 8 बार तो पहले करा चुके हैं हमारे प्रेडिसेसर, वो हम सब गधे ही थे, यही है ना बात। जो 8 बार हो चुकी है बात, वो तो पुख्ता है ना, बहुत पुख्ता है। और 2002 से लेकर 2026 तक भी हर साल हर महीने ये होती है, जनवरी अप्रैल, ये वोटर जो रिवीजन की बात मैं बता रहा हूं, हर साल जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर 1 तारीख को, हर 4 महीने बाद इन्हें ये एक्सरसाइज तो करनी ही है, सॉरी 3 महीने बाद। ये तो हर मुसलसल हो रही है एक्सरसाइज, पिछले 24 साल से भी हो रही है, 2002 के बाद से भी। उस वक्त थोड़ा ज्यादा कमर कस के कर ली होगी, जैसा ये बताते हैं वैसे होता कुछ इंटेंसिव में होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हर साल हो रही है चीज, उसमें क्या चीज एक्स्ट्रा कर लेंगे वो, सिवाय शरारत करने, सिवाय मक्कारी करने के लिए जो आदेश उन्हें आरएसएस और बीजेपी ने दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस अगर किसी जगह का आज नहीं है वो इंसान, उसको ये देखा जाता है कि आज ये कहीं और तो नहीं चला गया, इस बात की रिवीजन होती है। सिटीजनशिप नहीं जा रही किसी की, मैं यहां नहीं तो वहां तो वोटर हो गई। मैं 2002 में मैं तो आनंद निकेतन में रहता था, अब मैं बताऊंगा, और ये फिर मैं अजहर शगुफा साहिबा की बात कर भाई रहा हूँ, टेक्निकल बातें तो मैंने ऑलमोस्ट बता दी आपको मोटा मोटी, और कोई सवाल पूछना चाहेगा तो मुझसे पूछ लें, मैं वो क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन मैं अपने अजहर शगुफा साहिबा के मुद्दे पे आना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा मुद्दा है जो मैं इतने साल से, दिल्ली 6 की बात लफ्जों में बताऊं तो अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ पिछले 12-13 साल से, वो असली मुद्दा है। तो इतना भर इसका काम है कि मैं वहां नहीं, जैसे मेरा आनंद निकेतन में था 2002 में, अब मैं थोड़ी बताऊंगा उसे मेरा आनंद निकेतन में, ढूंढ के लाओ, तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए 2002 में मैं कहाँ था, मेरा नाम तो वही, मेरे पिताजी का नाम वही। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई मेरी गलती है, नहीं आप मुझे बताओ शफी देलवी साहब, आप उस लिस्ट में लिखते हो नाम, आप वोटर लिस्ट में नाम लिखते हो या वो लिखते हैं चोर? आपकी क्या गलती है? आपने बताई, चलिए किसी को नहीं आता था समझ में, उसने बताई, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना स्पेलिंग वेरीफाई करके लिखोगे, और खमियाजा कौन भुगतेगा? हम, पागल हैं हम। अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी खामी है, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं नौकरों की है। आप लिखते हो तो फिर आपकी गलती है, अगर आपने लिखा तो। ये खिला पिला के तगड़ा करके रख क्यों रहे हैं? अगर कोई
ख्वातीन या कोई अनपढ़ आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, कोई चीज गलत बता देता है तो उसको वेरीफाई करके ठीक करके तब तो उसमें चढ़ाओगे आप। ये सब चीजें हैं, उनकी गलती, खमियाजा हम भुगतेंगे, नहीं होगा। तो ये 2002 का चक्कर भी जो है ना, जो ये जो रिवीजन हो रही है, स्पेशल रिवीजन, ये इस पर्पज से हो सकती है, लेकिन इसकी नियत तो वो है ही नहीं ना। नियत वोट काटना है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत जी, आरएसएस और बीजेपी के कहने पे सिर्फ मुसलमानों के नहीं, मुसलमानों से ज्यादा वोट कटे हैं दूसरे लोगों के, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बंगाल में। हमने तो असम में डिटेल में काम किया था, इसीलिए मुझे एक एक चीज उर्फ बहुत अंदर और बाहर सबसे पता है। ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का होगा, महिलाओं का होगा सबसे ज्यादा नुकसान इसमें, किसी भी कम्युनिटी की महिलाएं। अब जो एक बात बहुत अहम थी, मैं भूल ना जाऊं, कास्ट सेंसस में रिलीजन और कास्ट लिखवाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अपनी कास्ट पता नहीं है ज्यादातर, इस पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जो बहुत अहम है। कास्ट पता तो होनी चाहिए, जब भी तो लिखवाओगे आप। शफीद अली साहब, कास्ट पता होगी जब भी तो लिखवाओगे आप। एक पूरा शेड्यूल है, इस और इस नाम की कास्ट है ये। अब आपको शायद वो कास्ट जो शेड्यूल में लिखी हुई है वो ना पता हो, तो वो लोगों को समझाना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो, वो बहुत जरूरी है। खास तौर पे मुस्लिम्स में अभी जो ओबीसी जो कम्युनिटी से लोग हैं, मुस्लिम समुदाय, ये सबसे अहम बात है कि कास्ट सेंसस में ये जरूर लिखवाएं। बाकी चीज तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हमने अपनी इस पे काम किया है। हाँ, ये समझाना और ये बताना, ये और आपने जो काम किया है वो पूरे इंडिया लेवल पे किया है, यहाँ इलाके के लेवल पे। दिल्ली में, हर इलाके में, दिल्ली में। हाँ, साहब ये जो 33 सवाल आए उसमें तो कास्ट वगैरह नहीं पूछ रहे हैं। बेईमान है ना? SC OBC पूछ रहे हैं, SC ST OBC। इसमें वो अगर सॉरी, ये आपको बताना है, यही असली बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये भी हैं और हम ये लिखवाएंगे। मुस्लिम धर्म के आगे लिखवाने नहीं, जहाँ अदर्स लिखा हुआ है ना, उस पर लिखवाना है और जबरदस्ती लिखवाना है और वीडियो बनानी है। मेरा तो वीडियो का ही काम है, आप सबको पता ही है। वीडियो के बगैर कोई सच्चाई नहीं। फोटो भी खींचो, वीडियो भी बनाओ और रखो उसको संभाल के। बाकी हम लोग आ रहे हैं, हम लोग उसका प्रचार कर ही रहे हैं। एक ना एक दिन तो हमारी लोग, आप लोग सुनोगे ना, उस दिन बताएंगे इन सारे नौकरों को, हम एक साथ बताएंगे, जिस दिन आप हम जैसे लोगों की थोड़ी थोड़ी बात सुनने लगो। घर में जाने वाले हैं। घर में जाओ आप, हम इन नौकरों के कान पकड़ के जेलों में इस बात को मतलब जाएंगे हमारा टारगेट फिक्स है, नौकर हमारा टारगेट है, किसी की गलती नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की भी गलती नहीं है। ये जो नौकर हैं सरकारी अधिकारी बेईमान, उनकी गलती है। तुम कैसे अभी वहां अमेरिका में देख रहे हो, ईरान इराक वॉर में वहां के चीफ ऑफ, जो सबसे बड़े जनरल है ना, चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ट्रम्प की बात नहीं सुनी, ट्रम्प साहब को कहा जी करो आप, ये इलीगल वॉर है, मैं नहीं करूंगा, जो करना है करो। ये है ईमानदार नौकर का तरीका। एक कैंट साहब भी थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, वो भी उनके इंटेलिजेंस चीफ थे। तो उनमें ईमान का इतना जर्रा मौजूद था, इतनी बड़ी जगह पे होने के बाद इस्तीफा दे दिया। अमेरिका में, अमेरिका जैसी जगह जहां एप्स्टीन टाइप के लोग कितने हावी हैं, 12 जनरल्स ने अमेरिका में इस्तीफा दिया इसी ईरान इराक वॉर के। ये इलीगल वॉर है, हम ट्रम्प साहब के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मानेंगे, बिकॉज दिस इज अ इलीगल वॉर। ये नौकरों को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम लोग आ रहे हैं और हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर तो बात करते हैं फिर छोड़ देते हैं ना बाद में, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये अब मैं अपनी असली बात पे आ जाता हूं कि इसका हल क्या है। इसका हल जब ही होगा लीडर्स और इस्लाम ने जो हमारा इमाम बनाने का तरीका, लीडरशिप का तरीका सिखाया है और तंजीमी निज़ाम बनाना जो सिखाया है, मस्जिदों के जरिए से, नमाजों के जरिए से, एक दूसरे से मशवरा करने के जरिए से और उसके बाद इमाम बनाने के तरीके से, वो है कोई ये ऐसा इंसान
अभी अगर मैं इस्लाम मजहब की तरीके से बताऊं, जो ये तबलीग करे, पोस्टर लगाए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने 5 बार हिफ्ज़ किया है, मैं ये हूँ और मैं 50 बार हज करके आया हूँ और मेरा जो क़िरात है ज़बरदस्त है, इसके बैनर्स होर्डिंग्स लगवा के अपने आप को प्रोजेक्ट करे, और यही बात पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी जारी होती है। उसको एक वोट नहीं देना चाहिए, उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। ये बुनियादी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी अपने आप को लीडर बताएगा वो लीडर नहीं है। क्यों पैसे खर्च करेगा? अभी हमारे बार काउंसिल के इलेक्शन हुए, करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च किए हैं, क्या क्या काम नहीं किए। भाई सेवा करने का इतना जज्बा आ रहा है, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं बार काउंसिल में। इलेक्शंस में तो और भी ज्यादा खर्च होते हैं। इतना ज्यादा सेवा करना चाहता हूँ मैं आपको। 100 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च करूंगा, 50 करोड़ रुपए एमएलए बनने के लिए खर्च करूंगा, सेवा करने के लिए। वाह वाह। और हम सब लोग बेवकूफ ही है ना फिर। ये है बुनियादी तौर पे खराबी की चीज। अब अगर किसी को आपने जिता भी दिया, अब तो ठीक कर लो, अब तो ठीक कर लो, नौकरी तो है। ये जामा मस्जिद का इलाका है। अगर आपने, और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियाद पर उनको फलक्रम या लक्ष्य बना के आरएसएस और बीजेपी अपने सारे काम कर रही है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी सही संवैधानिक रिस्पांस नहीं करेगी तो ये देश सुधरेगा ही नहीं, आरएसएस और बीजेपी हावी होती रहेगी। हमें अपना रिस्पांस संवैधानिक और सही करना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी तभी खत्म हो सकती है, वरना नहीं होगी। और आरएसएस और बीजेपी को खत्म करने के लिए मेरे पास तो एक ही वजह है, दूसरी कोई नहीं। ये सारे मुसलमानों को मार दें तब भी मेरे पास कोई वजह नहीं। संविधान को, जो संविधान है हमारा, जिसकी बुनियाद पे हमारा देश बना है, ये उसको खत्म करके पूरे मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के इजराइल को फादरलैंड बोलने वाला इंसान देश का गद्दार है। इसलिए मैं इन लोगों के खिलाफ हूं, इसलिए मैं खिलाफ हूं, कोई मुसलमानों की वजह से नहीं हूं। मैं यहां जामा मस्जिद में बैठ के बोल रहा हूं। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पास है। और मुस्लिम कम्युनिटी की जामा मस्जिद दिल्ली 6 की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो। यहां का मैसेज पूरी दिल्ली में नहीं, पूरी हिंदुस्तान तो मैं कहता नहीं हूं, भारत में जाए। तो इसीलिए अगर आप लोग इतने हो ना, इतने ही काफी हो जितने इस कमरे में बैठे हैं, क्योंकि ये दिल्ली 6 को सुधारने के लिए ये नंबर काफी है। अगर आप ही लोग अगले 6 महीने तक थोड़ा हम जैसे गुलामों की भी बात सुन के काम करने लगो, तो ये एसआईआर इंशाअल्लाह ताला मैं होने नहीं दूंगा दिल्ली में। मेरा ये प्लान है, क्योंकि ये एसआईआर हम एस्टेब्लिश करेंगे। जो बंगाल में नहीं हुआ काम, जो यूपी में नहीं हुआ, जो बिहार में नहीं हुआ, हम करेंगे। ये आंखें मैंने कमजोर कर रखी हैं, ये सब पढ़ लिख के, उतना भरोसा मुझ पर करो। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो टेक्निकली और लीगली मेरे पास ए से लेके जेड तक सब कुछ है, अलिफ से लेके ये तक। इसलिए, और ये लोग जो बैठे हैं ये पूरी दिल्ली में एसआईआर को रुकवाने के लिए काफी हैं, ये भी बात मैं गारंटी दे सकता हूं।